बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। आज बेटा हमने नया यूनिट शुरू करना है जो कि है गैस एक्सचेंज का। बेसिकली आप जानते हैं कि गैस एक्सचेंज जो है बेटा वो रेस्पिरेशन का पार्ट होता है। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर जो है वो इस टर्म को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, फिर बाकी डिटेल जो है वो मैं आपको इसके बाद आपको समझाता हूं। देखें, सबसे पहले जो रेस्पिरेशन होती है ना बेटा, इसके लिए मुख्तलिफ चीजें यूज होते हैं। मसलन आप जो है बेटा वो इसको गैस एक्सचेंज भी बोलते हो, गैस एक्सचेंज का प्रोसेस भी इसमें आता है। ठीक हो गया। इसमें वेंटिलेशन, ठीक हो गया। फिर एक चीज होती है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। इसी तरह इसमें एक चीज आ जाती है उसको कहते हैं ब्रीदिंग। इनमें बेसिकली क्या फर्क होता है, ठीक है ना, इसमें क्या फर्क होता है ये मैं बता दूं बेटा। वेंटिलेशन तो जस्ट कहा जाता है फ्लो ऑफ एयर। जस्ट एयर का अगर फ्लो मौजूद है तो दिस विल कॉल द वेंटिलेशन। और ब्रीदिंग जो होती है वो इनटेक एंड आउटटेक या जो है बेटा वो एक्सहेल ऑफ, इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ जो एयर होती है, दिस विल कॉल ब्रीदिंग। इसी तरह जो गैस एक्सचेंज है ना, इसका कॉन्सेप्ट सही से समझने की जरूरत है। देखें, जो गैस एक्सचेंज होते हैं बेसिकली वो 2 एरियाज में होती है। ठीक हो गया। मसलन पहला जिसको आप एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हो ना बेटा, ये इसको ना आप एक्सटर्नल गैस एक्सचेंज भी बोल सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि बेटा ये जो गैस एक्सचेंज होता है बिटवीन एल्वियोलाई और ब्लड के दरमियान में, क्योंकि एल्वियोलाई एक्सटर्नल एयर के साथ कनेक्टेड होते हैं तो डेट्स वाई इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहा जाता है। बेसिकली ये एक्सटर्नल गैस एक्सचेंज होता है। एल्वियोलाई और ब्लड के दरमियान में जो एक्सचेंज ऑफ गैस होता है इसको आप एक्सटर्नल गैस एक्सचेंज या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का नाम देते हो। इसी तरह जो इंटरनल गैस एक्सचेंज है या इंटरनल रेस्पिरेशन है, ये बेटा गैस एक्सचेंज होता है बिटवीन ब्लड कैपिलरी एंड टिश्यू। टिश्यू और ब्लड कैपिलरी के दरमियान में जो एक्सचेंज होता है इसको इंटरनल रेस्पिरेशन कहा जाता है, या जो है बेटा वो इसको जो है वो इंटरनल गैस एक्सचेंज कहा जाता है। इंटरनल रेस्पिरेशन बोलोगे या इंटरनल गैस एक्सचेंज इसको बोल सकते हो, जो ब्लड और टिश्यू के दरमियान में एक्सचेंज होगा। ये बात अब आपने याद रखनी है। चले अब जो है वो हम स्टडी कर लेते हैं अनाटमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के। बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम की अनाटमी कैसे होती है। देखें, रेस्पिरेटरी सिस्टम का आगाज आप जानते हो कि इसकी जो शुरुआत होती है वो नोज से होती है। आप जानते हैं कि नोज की जो ओपनिंग होती है इसको नॉस्ट्रिल्स कहा जाता है। ठीक है, ये नॉस्ट्रिल जो है वो हवा को इनहेल भी करते हैं और एक्सहेल भी करते हैं। देखें, बेसिकली नोज के फंक्शन क्या होते हैं और इसकी अनाटमी क्या होती है, ये सारी बातें जो है वो हम स्टार्ट में ही डिस्कस कर लेते हैं। नोज जो है बेटा वो 3 तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहला इसका काम होता है बेटा फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, कि जो भी हवा इनहेल होती है उसको ये फिल्टर करता है। इसके लिए हमारे नोज के अंदर 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है बेटा वो होते हैं हेयर्स जो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, और दूसरा पार्ट है म्यूकस। हमारे नेजल कैविटी में म्यूकस प्रोड्यूस होती है जो कि फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। बेसिकली फिल्ट्रेशन जो है बेटा वो डस्ट पार्टिकल से होती है। यूजुअली जो एयर हम इनहेल कर रहे होते हैं उसमें डस्ट होती है। उस डस्ट को जो है ये हमारी नेजल कैविटी में मौजूद जो हेयर्स हैं और म्यूकस हैं वो उसको जो है बेटा वो फिल्टर करते हैं, वो उसको रोक लेते हैं और साफ हवा को जो है वो आगे ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, बुक के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि जो लार्ज डस्ट पार्टिकल होते हैं, लार्ज डस्ट पार्टिकल होते हैं, इसको बेटा दोनों चीजें स्टॉप करेंगी। हेयर्स भी इसको जो है बेटा वो रोकेंगे और म्यूकस भी रोकेगी। लेकिन जो स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, छोटे जो जर्रात होंगे,
उसको जस्ट म्यूकस जो है वो रोकती है। ये बात आपने याद रखना है। एमसीक्यूज के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है, इस एरिया से एमसीक्यूज आता रहा है, दैट्स व्हाई मैंने आपको सेपरेट करके बता दिया। नंबर 2, फिल्ट्रेशन के साथ साथ जो है दूसरा जो फंक्शन होता है इसका वो है बेटा मॉइस्चरिंग ऑफ एयर। मॉइस्चर करती है ये। अगर एयर ड्राई है, अगर ड्राई है तो हमारी नेजल कैविटी में म्यूकस उसको मॉइस्ट कर देते, क्योंकि मॉइस्ट जो एयर होती है उसकी पेनिट्रेशन बेटर होती है। नंबर 3, वार्मिंग ऑफ एयर। अगर हवा वार्म नहीं है, कूल है, तो वार्मिंग भी, अगेन वार्म एयर की जो पेनिट्रेशन होगी वो बेटर होगी, तो हमारे नेजल कैविटी का टेंपरेचर थोड़ा ज्यादा होता है। तो जो एयर हम इनहेल करते हैं अगर वो कूल्ड है तो ये उसको वार्म कर देती है और इसकी पेनिट्रेशन जो है वो आसानी से हो जाती है। ठीक हो गया। ये तो था नेजल कैविटी को लेके। थोड़ी सी एनाटॉमी भी मैं इसकी थोड़ी सी बताऊंगा, इससे आगे के एरिया की भी उसको ड्रॉ करूंगा, जरा गौर से देखिएगा। ये देखिए बेटा, ये नेजल पार्ट है और ये ओरल पार्ट है। ये वाला जो बैक पार्ट होता है ना हमारी नेजल कैविटी के बिल्कुल बैक पर, ओरल कैविटी के बैक पर होता है, इसको फेरेंक्स कहा जाता है। ठीक है ना, ये होता है फेरेंक्स। और ये जो लिड लाइक पार्ट है दिस विल कॉल एपिग्लॉटिस। और ये हमारी खुराक की नाली है जिसको कहा जाता है इसोफेगस। ऊपर वाला ये हिस्सा कहलाता है लेरिंक्स और ये वाला हिस्सा जो है बेटा ये कहलाता है ट्रेकिया। ठीक है ना, ये हमारी जो है वो अपर पार्ट के अंदर ये चीजें आ जाती हैं। ठीक है ना, अपर पार्ट के अंदर ये लेरिंक्स से ऊपर ऊपर वाला सारा हिस्सा आ जाता है। लेरिंक्स भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट होता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये सारा, अब ये जो फेरेंक्स है ये हमारी खुराक की नाली, हमारी जो है डाइजेस्टिव ट्यूब और हमारी रेस्पिरेटरी ट्यूब, उसमें ये कॉमन है। बेसिकली ये हमारी ओरल कैविटी का, नेजल कैविटी का बैक पार्ट होती है। ये देखें आप, मैंने इसको इस वजह से लेबल भी किया। आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो। देखें मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। ये डायग्राम देखें, आप देख रहे हो कि नेजल कैविटी की बैक जो पार्ट है इसको आप नेजोफेरेंक्स, वो फेरेंक्स होती है, इसको आप नेजोफेरेंक्स का नाम दोगे। इसी तरह फेरेंक्स तीन तरह की, नेजोफेरेंक्स, और ओरल कैविटी के बिल्कुल बैक पर जो हमारा पार्ट है दिस विल कॉल ओरोफेरेंक्स। और फेरेंक्स का वो हिस्सा जो कि हमारे थ्रोट के अंदर आएगा आप उसको हाइपोफेरेंक्स का नाम देते हो। इसके बिल्कुल नीचे लेरेंक्स होगी। फ्रंट पर लेरेंक्स होती है, बैक साइड के ऊपर, डॉर्सल साइड के ऊपर जो है वो एसोफेगस होती है। ये बात आपने याद रखनी है। तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, नेजल कैविटी के बिल्कुल बैक पर जो पार्ट होता है वो फेरेंक्स का वो पार्ट नेजोफेरेंक्स कहलाता है। ओरल कैविटी के बैक पर ओरोफेरेंक्स, और फेरेंक्स का वो हिस्सा जो हमारी लेरेंक्स के बिल्कुल ऊपर लगा हुआ है आप उसको हाइपोफेरेंक्स का जो है वो नाम देते हैं। चले अब जो है वो इसका मैं स्ट्रक्चर जो है वो आगे मजीद ड्रॉ करता हूं, आप देखिएगा। देखो बेटा, सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो थ्रोट से जहां से शुरू होती है वो लेरेंक्स पार्ट होता है। देखिए कुछ लेरेंक्स कुछ इस तरीके से होता है। ये एक कार्टिलेजिनस पार्ट होता है। ठीक हो गया। अच्छा, यहां पर ये इस तरीके से होगा। अब लेरिंक्स और ट्रेकिया के बिल्कुल दरमियान में उन दोनों को सेपरेट एक कार्टिलेजिनस जो है बेटा प्लेट लाइक पार्ट होता है, उसको कहते हैं कैरेकॉइड। ये कैरेकॉइड कार्टिलेज होती है। ये लेरिंक्स को जो है बेटा वो सेपरेट करती है ट्रेकिया से, ताकि आप ट्रेकिया और लेरिंक्स में जो है वो डिफरेंस जो है वो कर सकें। इसके बिल्कुल नीचे जो है बेटा वो ट्रेकिया होता है, ऐसे। ये ट्रेकिया। अच्छा, लेरिंक्स के पास जो है बेटा ऐसे दो वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं, है ना। ये क्या पाए जाते हैं? वोकल कॉर्ड्स। जब आप एयर को एक्सहेल करते हो ये वाइब्रेट करते हैं और इनकी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है।
तो दैट्स वाई लेरिंग्स को इस वजह से ही वॉइस बॉक्स कहा जाता है। क्या कहेंगे? वॉइस बॉक्स। ये वोकल कॉर्ड्स की वजह से ऐसा होता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसका ये वाला जो ओपनिंग होती है ना, ओपनिंग वाला जो पार्ट है बेटा, इसको टेक्निकली ग्लॉटिस कहा जाता है। दिस विल कॉल ग्लॉटिस। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया की स्पेशलिटी ये होती है कि बेटा कि इसके अंदर एक स्पेशल टाइप की कार्टिलेज पाई जाती है। स्पेशल टाइप की कार्टिलेज पाई जाती है, उसको आप सी शेप कार्टिलेज, क्योंकि बेसिकली उसकी शेप कैपिटल सी की तरह होती है। ऐसे, ये ऐसे सी शेप की। अल्लाह ताला ने इसको सी शेप इस वजह से बनाया क्योंकि बेटा इसके बिल्कुल डोर्सल साइड के ऊपर जो है वो एसोफेगस है। क्योंकि जब एसोफेगस को मूव करना होगा तो ये उसको यहां पर ये एरिया एम्प्टी रखा गया। क्यों? क्योंकि इस एरिया में एसोफेगस लाई करती है कि जब एसोफेगस को डायलेट करना होगा तो सी शेप कार्टिलेज उसमें हिंड्रस पैदा नहीं करेगी, वो कर पाएगी, एक्सपेंड कर पाएगी। तो डोर्सल साइड के ऊपर कुछ एरिया पे कार्टिलेज नहीं होती, उसी एरिया में जो एसोफेगस है वो ट्रेकिया के साथ अटैच हो रही होती है कि जब एसोफेगस डायलेट करेगी तो ट्रेकिया उसको सपोर्ट कर पाएगा। अगर सी शेप कार्टिलेज वहां पर भी होती तो एसोफेगस फिर डायलेट ना कर पाती। तो इस वजह से नेचर ने इसको इस तरीके से डेवलप किया। चल, डायग्राम को मजीद आगे लेकर चलता हूं मैं। ये ट्रेकिया मैंने दोबारा से बना दिया। अब देखें, नेक्स्ट जो है बेटा, ट्रेकिया आगे चल के डिवाइड हो जाता है ब्रोंकाई में। आपने एक बात नोट की होगी कि जो हमारा लेफ्ट लंग है, तो बायां फेफड़ा, उसके अंदर ब्रोंकाइट की मेजर जो ब्रांचेस हैं वो 2 हैं, जबकि जो राइट लंग है, दायां जो फेफड़ा है, उसकी 3 होती है। ये इसकी लॉब्स को लेकर है। ठीक हो गया। अब देखें, अच्छा, सी शेप कार्टिलेज जो है बेटा वो आप जानते हैं कि वो ट्रेकिया में भी होती है, और ये सी शेप कार्टिलेज ब्रोंकाई में भी होती है। ये बात आपने नहीं भूलनी, क्योंकि ये सी शेप कार्टिलेज ब्रोंक्यूल में जाकर एंड होगी। कहां एंड होगी? ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंकाई में ये बेटा जो है ये पाई जाती है। कार्टिलेज खत्म नहीं होती। ठीक हो गया। अब जो है वो मैं इसको लंग्स वाला पार्ट जो है बेटा वो डेवलप कर देता हूं। अब देखिए, ये हमारे फेफड़े। अब जो राइट लंग होता है बेटा, इसके अंदर 3 लोब्स होते हैं। आप ये ऐसे देख भी सकते हो, ऐसे 3 लोब्स होते हैं, 1, 2 और ये 3 लोब्स होती हैं। जबकि जो लेफ्ट लंग होता है बेटे, इसकी 2 लोब्स होती है, 1 और 2। ये आपने याद रखना है कि इसकी 2 लोब्स होती हैं, ये आपने नहीं भूलना। अच्छा, इसी तरह हमारे जो ये जो लंग्स होते हैं बेटा, लंग्स के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है। उस प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन को एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जिसने हमारे लंग्स को कवर कर रखा होता है। इस प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन को कहा जाता है पेलूरा। क्या बोलेंगे?
इसको बेटा आप नाम दोगे पेलूरा का। दिस विल कॉल पेलूरा। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना। इसी तरह एक बात मैं आपको और बताता हूं, यहां पर पाई जाती हैं रिब्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 रिब्स होती हैं राइट साइड पर और 10 ही लेफ्ट पर होंगी। ये राइट बना रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 रिब्स इसमें, क्योंकि 2 बैक साइड पर होती हैं, 2 पेयर जो होते हैं ना। अच्छा, इसी तरह आप जानते हो कि इन रिब्स के साथ इंटरकोस्टल मसल्स कनेक्टेड होते हैं, ऐसे। दीज आर इंटरकोस्टल मसल्स। These are intercostal muscles. ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और ये बनेगा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ठीक हो गया। अच्छा, यहां पर जो है बेटे इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये दिस विल कॉल डायाफ्राम। इसको आप क्या नाम दोगे? इसको डायाफ्राम शीट कहा जाता है। ये हमारे एब्डोमेन वाले एरिया के अंदर पाई जाती है और ये बकायदा अटैच होती है। रेस्पिरेशन के अंदर बकायदा इसका किरदार होता है। ठीक हो गया, ये बातें आपने याद रखें। फिर मैं लास्ट पार्ट इसका जो है बेटा वो आपको डिस्क्राइब करूंगा कि ये जो ब्रोंकाई होते हैं ये फर्दर डिवाइड होते हैं। इनकी तकरीबन 10 to 15 डिवीजन होती हैं फर्दर लंग्स के अंदर, है ना, इस तरीके से 10 to 15। यहां तक कि ये 1 मिलीमीटर का डाया जो है वो अटेन कर लेते हैं, तो तब आप इनको ब्रोंक्यूल्स का नाम देते हो। अब एक होता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल की निशानी ये होती है कि उसके अंदर ऐसे ऐसे एक्सटेंशंस बनना शुरू हो जाती हैं। जब ये एक्सटेंशंस बनना शुरू हो जाएं तो इसका मतलब है कि ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, ये उसकी निशानी है। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल बेटा उसको कहा जाता है जिसके अंदर ये जो एक्सटेंशंस डेवलप हुई हैं इनको कहा जाता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। और इसके बिल्कुल टर्मिनल पार्ट के ऊपर, एंड पार्ट के ऊपर इस तरीके से एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा, उसको आप नाम दोगे एयर सैक का। एयर सैक, और इसको एल्वियोलर सैक भी कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर ऐसे एल्वियोलाई होते हैं। एक एल्वियोलर सैक बहुत सारे एल्वियोलाई के ऊपर जो है बेटा वो मुश्तमिल होता है। और ये जो एल्वियोलर सैक होता है ये लंग्स का फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो एल्वियोलर सैक के इर्द गिर्द होती हैं, और जो एल्वियोलाई है ये स्ट्रक्चरल यूनिट है। जो गैस एक्सचेंज वाला एरिया है वो एल्वियोलाई में भी हो रहा है, लेकिन ब्लड कैपिलरीज ने एज अ होल एल्वियोलर सैक को कवर किया हुआ है, ना कि एल्वियोलाई को। एल्वियोलाई अगर इंडिविजुअली एल्वियोलाई को वो कवर करते तो फिर हम एल्वियोलाई को फंक्शनल यूनिट भी बोल देते। मीन फर्ज कर ले, मैं ये जो मेरा हैंड है आप देख सकते हो, ये जो मेरा हाथ है ये जो है बेटा वो 5 फिंगर्स के ऊपर मुश्तमिल है। इसमें से हर एक से एल्वियोलाई है, और ये पूरा जो है मेरी जो मुट्ठी है ये जो है ये एक एल्वियोलर सैक है। ये एक एल्वियोलाई है, 3 4 और ये 5, ठीक हो गया। ब्लड कैपिलरीज ने एज अ होल इस पूरी एल्वियोलर सैक को कवर किया हुआ है। अगर वो इंडिविजुअली एल्वियोलाई को कवर करता थे, इस फिंगर को कवर करता सिर्फ, तो फिर ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट एल्वियोलाई बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। एज अ होल पूरे के पूरे एल्वियोलर सैक को उसने कवर अप किया हुआ, तो दैट्स व्हाई जो गैस एक्सचेंज फंक्शनल एरिया बनता है वो एल्वियोलर सैक बनता है, एल्वियोलाई नहीं बनता। यहां पर मेरा जो है बेटा वो टॉपिक एंड हो गया है। आपके जहन में किसी भी किस्म का कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो, विदाउट एनी हेजिटेशन आप उससे सवाल पूछें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।